प्यारे विद्यार्थियों, मैं फिर से उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स और टेक्निक्स के बारे में। इसी कड़ी में हम एक महत्वपूर्ण टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर कह ले तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत यूज होता है। जैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किसी जीन को या किसी डीएनए को सेपरेट करना चाहते हैं उसके मॉलिक्यूलर साइज के अकॉर्डिंग, तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग दो टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस पे चर्चा करने वाले हैं। पहला तो है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा होता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जाने कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। जेल का मतलब क्या होता है? जेल एक प्रकार का मटेरियल है या फिर हम कह सकते हैं मीडियम है, जिसके अंदर, इस जेल के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी मॉलिक्यूल का मूवमेंट कराते हैं और वो मूवमेंट जो है उस पे चार्ज के अकॉर्डिंग, उसके साइज के अकॉर्डिंग वो सेपरेट होता है। जिसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा वो स्लो मूवमेंट करेगा और जिसका साइज छोटा होगा वो थोड़ा फास्ट चलेगा। और इसके अकॉर्डिंग पे, साइज के अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज हम मॉलिक्यूल्स का, मतलब कह सकते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स का हम सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। पहले ही हमने बोला है कि हम दो तरह के इलेक्ट्रोफोरेसिस पे बात करने वाले हैं। पहला है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात कर लेंगे। अब यहाँ पर जो एगारोज शब्द है ये एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, और जब हम एगारोज का यूज करके हम जेल बनाते हैं और हम उसे पूरा परफॉर्म करते हैं तो वो कहलाता है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसी प्रकार से एगारोज के जगह पे अगर हम एक्रिलामाइड का यूज कर लेंगे और एक्रिलामाइड का यूज करते हुए जेल का प्रिपरेशन करेंगे और उस जेल में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो वो कहलाएगा पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एगारोज का मतलब आप समझ गए होंगे। एगारोज एक प्रकार का क्या है? मटेरियल है, या हम कह सकते हैं एक प्रकार का मॉलिक्यूल है जिसका यूज करते हैं। इसका पॉलीमराइजेशन होता है और इससे एक जेल बनता है। जब जेल बनता है तो जेल के अंदर हम किसी मॉलिक्यूल्स को, या कह सकते हैं कि आइसोलेट को, हम इसमें इंसर्ट करते हैं, इसमें वेल बना करके, और फिर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिससे इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने चार्ज के अकॉर्डिंग मूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसका सेपरेशन करते हैं। एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसका सेपरेशन करते हैं? तो मेनली एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए और आरएनए का सेपरेशन करते हैं। और ये जो डीएनए है या फिर आरएनए है, एक टाइप का क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन में हम एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो करते हैं उसका मुख्य सिद्धांत क्या है। तो उसका जो मुख्य सिद्धांत है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उस पे फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए होते हैं। आपको पता होगा कि इसका जो मेन जो स्ट्रैंड है, आप जानते होंगे कि डीएनए मेनली डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, आरएनए मेनली सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो ये जो स्ट्रैंड होते हैं इसके, उसमें एक शुगर, एक फॉस्फेट होते हैं, एक एकांतर क्रम में होते हैं। तो ये जो फॉस्फेट होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये जो इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है, तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज होते हैं जिसके वजह से पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड ही क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, किसको? न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए या आरएनए को, तो ये माइनस से प्लस की ओर चलेगा, आगे बढ़ेगा। क्लियर है? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एगारोज को हम लेते हैं, एगारोज को हम डिस्टिल वाटर, इसके लिए बफर आता है, हम बफर में इसको वेइंग करके उसको लेते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और उस एगारोज को हम फिर
हीट करते हैं, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक ले जाते हैं, और फिर जब ये थोड़ा ठंडा होता है तो ये जो जेल बनाने का ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें हम जेल को कास्ट करते हैं, जेल को बनाते हैं। जब जेल ये बन जाता है, हालांकि इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे भी बात करेंगे, तो जब जेल बन जाता है तो इसमें हम कॉम्ब लगा करके यहाँ पर छोटे छोटे वेल बनाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेल बना हुआ है, और इसी वेल में हम सैंपल को लोड करते हैं। सैंपल में क्या रहेगा, डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा। इस सैंपल में लोड करते हैं और एक साइड हम इस पे प्लस चार्ज देते हैं और दूसरे साइड हम माइनस चार्ज, सॉरी इधर जो है जिधर हम लोड करेंगे ये जो है वो माइनस चार्ज होगा और दूसरे साइड जो होगा वो प्लस चार्ज होगा। यहाँ पे जो है वो माइनस वाला टर्मिनल जोड़ेंगे और इधर जो है वो प्लस वाला टर्मिनल जोड़ेंगे, जिससे होगा क्या कि डीएनए जो है वो माइनस से प्लस की ओर मूव करेगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो डीएनए जो है, आरएनए जो है वो निगेटिव चार्ज होते हैं, ये एकदम याद रखने वाली बात है। जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जब हम इसे जेल के अंदर रख करके अप्लाई करेंगे, तो ये मुख्य रूप से मूव जो करेगा वो माइनस से प्लस की ओर करेगा। क्लियर है? यहाँ पे ये सब बातें इसी को हम शब्द में लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज है कि एगारोज जेल में ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर से डीएनए मूव करता है। तो जब हम एगारोज का यूज करके जेल बनाते हैं, तो जैसे ही हम जेल बनाएंगे तो जेल का कुछ ना कुछ मोटाई होगा, इसका थिकनेस होगा, तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं, बहुत छोटे छोटे एकदम छिद्र होते हैं। हालांकि ये जेल बन जाता है, ये सॉलिड जैसा दिखता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो उस पोर से होकर के डीएनए जो है आगे बढ़ता है। अगर हम इधर माइनस लगा दिए, इधर हम प्लस वाला टर्मिनल लगा दिए, वायर से कनेक्ट किए हुए हैं, इस जेल पे अप्लाई किए हुए हैं, तो ये डीएनए जो है माइनस से प्लस की ओर इसी पोर से होते हुए आगे बढ़ेगा। और जो डीएनए का फ्रैगमेंट या टुकड़ा छोटा होगा वो जल्दी से आगे बढ़ेगा, और जो डीएनए बड़ा होगा वो थोड़ा स्लो मूव करेगा। क्लियर है? यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि स्मॉल डीएनए का जो फ्रैगमेंट होगा वो तेज गति से मूव करेगा, लेकिन जो लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट होगा वो धीमा गति से मूव करेगा। क्लियर है? ये इसका बेसिक सिद्धांत है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स ऑफ एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या क्या स्टेप हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एगारोज जेल को हम प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? यहाँ पर हम एगारोज पाउडर फॉर्म में होता है, उसे हम लेते हैं और एक बफर में हम उसे ऐड करके हीट करते हैं। हीट इतना करते हैं कि वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे चला जाए। बॉयल करने के बाद वो अच्छे से उसमें डिजॉल्व हो जाता है। जब वो डिजॉल्व हो गया तो फिर हम जेल कास्टिंग ट्रे लेते हैं। इस टाइप का apparatus है, वो पूरा सेटअप है। उसके अंदर हम जेल को, सॉरी, जो एगारोज का मिक्सचर बना था, हीट किया हुआ है, वो हम इसमें लेते हैं और वो इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कमेगा, मतलब ये ठंडा होने लगेगा, ये सॉलिड होना शुरू होगा। जब ये सॉलिड हो उससे पहले ही हम इसमें कॉम्ब डालते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे ये कॉम्ब है। कॉम्ब में क्या होता है, इस टाइप से दांत जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं। तो जहां जहां ये रहेगा वहां पर जेल जो है वो वेल का निर्माण करेगा, मतलब एक छोटा सा वेल का निर्माण करेगा। उसी वेल में हम सैंपल को लोड करते हैं आगे। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे होंगे कि इस टाइप से वेल बना हुआ है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे इस टाइप से वेल बना हुआ है। तो वेल का निर्माण करते हैं कॉम्ब की सहायता से, मतलब जेल जो सॉलिड हो उससे पहले उसमें कॉम्ब डालते हैं। जेल जब सॉलिड होता है तो कॉम्ब को हम फिर हटा देते हैं। जब कॉम्ब को हटाएंगे तो यहाँ पर वेल बना हुआ रहेगा। क्लियर? अब इस जेल को हम बफर में ले जाते हैं। इस टाइप का एक प्रॉपर टैंक बना होता है। इस टैंक में हम बफर डालते हैं और बफर के बीच में, मतलब बफर में हम इस जेल को रखते हैं और फिर यहाँ पर इस वेल में, ये जो इस छोटे छोटे वेल बना है, इसमें हम लोग सैंपल को लोड करते हैं। सैंपल में क्या रहेगा? या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा।
डीएनए में कुछ भी हो सकता है, प्लाज्मिड भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर जीन भी हो सकता है, पीसीआर का प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो वो डीएनए ही होगा। तो सैंपल में हम कुछ भी लेंगे और इसमें हम लोड कर देते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो भी सैंपल हम लोड करेंगे वो विजिबल नहीं होगा, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। तो इसे विजिबल बनाने के लिए हम लोग जेल जो बना रहे हैं उसी टाइम जेल में हम लोग एक मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, ETBr। क्लियर? इथिडियम ब्रोमाइड को जब हम जेल में लोड करते, सॉरी जेल को प्रिपेयर करते टाइम जब हम ऐड कर देंगे, तब ये इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए से अटैच होगा और फिर ये जैसे जैसे डीएनए मूव करेगा ये इथिडियम ब्रोमाइड उस डीएनए से जुड़ा हुआ रहेगा। और जब हम इसे यूवी लाइट में, अल्ट्रावायलेट लाइट में जब हम इसे देखेंगे तो ये चमकता हुआ दिखेगा। मतलब डायरेक्ट आंख से अगर हम नॉर्मल लाइट में देखेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम इथिडियम ब्रोमाइड ऐड करेंगे और अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में हम उसे देखना चाहेंगे तो वो ब्लू जैसा चमकता हुआ, या कह सकते हैं यहाँ पे जो इमेज आपको दिख रहा होगा इस टाइप से चमकता हुआ दिखेगा, इस टाइप से। तो ये इथिडियम ब्रोमाइड की वजह से है। और भी डाई का यूज करते हैं लेकिन जनरली इथिडियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। वैसे ये भी है कि डायरेक्ट आंख से नहीं देख करके हम इसको इमेज लेते हैं, इसके लिए भी अलग पूरा सेटअप होता है। तो यहाँ आपको जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि हम लोग डीएनए बैंड को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड को हम पहले ही जेल में मिक्स करते हैं। ठीक है, अब जब हम सैंपल को लोड कर दिए तब हम इस पर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने के लिए हम लोग इसका जो पावर सप्लाई है उससे जोड़ देते हैं। पावर सप्लाई जोड़ते हैं किस तरीके से? जिस साइड हमने सैंपल लोड किया वो रहेगा निगेटिव चार्ज, और जिस साइड हमें मूव करना है दूसरे साइड रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस टाइप से मूव करेगा। यहाँ पर भी हम बता दें आपको, इस इमेज में भी देखिए, तो जब हम इसमें लोड करेंगे तो इधर रहेगा पॉजिटिव चार्ज और इधर रहेगा नेगेटिव चार्ज। जब हम इसे अप्लाई करेंगे, इस इलेक्ट्रिक को अप्लाई करेंगे, तब ये धीरे धीरे सैंपल जो है वो मूव करेगा पॉजिटिव की ओर। और जब ये पॉजिटिव की ओर मूव करेगा तब जो सैंपल में डीएनए छोटा रहेगा वो तेजी से आगे बढ़ेगा और वो आगे बढ़ करके बहुत दूर तक निकल जाएगा। जैसे ये आप देख रहे होंगे, जैसे ये आप देख रहे होंगे, जो बड़ा डीएनए का टुकड़ा होगा वो थोड़ा पीछे रहेगा, उससे बड़ा जो होगा वो थोड़ा पीछे रहेगा, उससे और बड़ा है तो वो और पीछे रहेगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पीछे रहेगा। मतलब चलना इधर से शुरू किया ना तो हम इधर से देखेंगे तो सबसे आगे ये है, सबसे पीछे ये है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए कि जो छोटा टुकड़ा होगा वो आगे बढ़ेगा, जो बड़ा रहेगा वो पीछे रहेगा। और ये किसके वजह से है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है, क्योंकि डीएनए पे जो चार्ज है उसके वजह से ये आगे बढ़ रहा है और प्लस में जो साइज है उसका, उसके वजह से वो आगे और पीछे बैंड दिखा रहे हैं। उसके बाद जब ये सेपरेशन कंप्लीट हो जाता है, पता कैसे चलेगा सेपरेशन कैसे कंप्लीट होगा? तो इसके आगे एक डाई चलता है। जैसे ही हम सैंपल लोड करते हैं तो उसमें ऑलरेडी डाई ऐड किया होता है, तो वो दिखता है कि कितना दूर वो चला है। फिर जब वो डाई कंप्लीट हो जाएगा, चलते चलते कुछ दूर तक चला, तो फिर हम इस जेल को हम अल्ट्रावायलेट में ले जा करके देखेंगे, डीएनए के बैंड को हम देखेंगे। तो इस टाइप का एक समूचा फिगर दिखेगा, ये पूरा बैंड जो है वो दिख रहा है। अब इस बैंड को देखने पे आपको पता चल रहा होगा, इस बैंड की हम बात कर रहे हैं, छोटा छोटा जो इसमें बैंड दिख रहा है, एक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये आपको ये देखने से पता चल रहा होगा कि ये अलग अलग डिस्टेंस पे हैं। ऐसा इसलिए है कि जो छोटा डीएनए का टुकड़ा है वो आगे बढ़ गया और जो बड़ा है वो पीछे रह गया। यहाँ पर एक जो है ये अलग है, इसमें बहुत नज़दीक नज़दीक कुछ कुछ दूरी पे एक एक बैंड दिख रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि इसको हम लोग मार्कर कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डीएनए मार्कर कह सकते हैं।
मतलब इसका जो साइज है, इसमें जो सैंपल चला है, इसका साइज हमें पता होता है। वो जो हम परचेज करते हैं मार्केट से, वो ऑलरेडी पता होता है कि कौन सा बैंड का साइज कितना है। तो ये हम एक वेल में जिस जो हमें जानकारी प्राप्त है वो वाला सैंपल चलाते हैं, दूसरे में हम लोग अननोन सैंपल को चलाते हैं, जिससे हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि इसमें डीएनए का जो खंड है, डीएनए का जो टुकड़ा है, वो किस साइज का है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इस लैडर का पूरा साइज दे रखा है, जैसे यहाँ पे ये 10,000 बेस पेयर, डीएनए में बेस पेयर होते हैं, आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। तो ये 10,000 डीएनए का बेस है, इसमें 3,000 बेस है, ये 1,500 है, ये 1,000 है, ये 500 है, ये 100 है। 100 वाला आगे है और 10,000 वाला पीछे है। और ये जो है अज्ञात सैंपल है, मतलब ये पता ही नहीं है। तो हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं, डीएनए मार्कर को, जैसे कि हमें पता करना हो कि इसका साइज कितना है। तो दोनों को जब हम साथ में चलाए हैं तो 500 का साइज यहाँ पे दिख रहा है, 100 का यहाँ दिख रहा है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका साइज जो है वो 500 और 100 के बीच का होगा। अगर कोई कहे कि इसका साइज 5,000 बेस पेयर का होगा तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई कहे 400 बेस पेयर का होगा तो हम मानेंगे कि हाँ 400 हो सकता है। अगर कोई कहे 200 बेस पेयर का होगा तब भी हम ये कहेंगे कि हाँ 200 हो सकता है। लेकिन कोई कहे कि ये 10,000 बेस पेयर का है तो कहेंगे नहीं, 10,000 बेस पेयर तो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ वाला 10,000 बेस पेयर का हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। तो मार्कर का यूज हम करते हैं एक टाइप का स्केल के लिए यूज करते हैं कि कौन सा बैंड कहाँ पे आएगा, और उसके आधार पे हम अंदाजा लगाएंगे कि ये किस साइज का हो सकता है। क्लियर है डीएनए मार्कर का यूज हम क्यों करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर वही बात है कि डीएनए मार्कर का क्या मतलब, डीएनए मार्कर या डीएनए लैडर का क्या यूज है। तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि कंपेयर करके हम ये पता लगाते हैं कि डीएनए का जो साइज रन किया है वो कितना होगा। जैसे ये 250 बेस पेयर है और ये 500 है, तो ऐसा देखने से लग रहा है कि 250 के सामने है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सैंपल है ये कितना होगा, 250 बेस पेयर का होगा। अगर कोई कहे कि नहीं ये 500 बेस पेयर का होगा तो कहेंगे नहीं, 500 से बहुत बहुत कम है, क्योंकि 500 बेस पेयर यहाँ आना चाहिए। अगर कोई कहे कि 2000 बेस पेयर का कहाँ आएगा, तो देखो 2000 का यहाँ है, तो मतलब यहाँ पर कहीं आना चाहिए था। ये कितना का दिख रहा है, ये 3000 और 2000 के बीच में दिख रहा है, प्रॉपर बीच में तो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 3000 से ये कम का होगा, 2000 से ज़्यादा का होगा। तो इस तरीके से हम लोग डीएनए लैडर का यूज करके हम जो सैंपल चलाते हैं उसके साइज, उसमें जो उपस्थित डीएनए फ्रैगमेंट है उसका हम साइज निर्धारित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसका क्या यूज है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बहुत यूज है। एगारोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हम डीएनए और आरएनए के लिए करते हैं उसका बहुत सारा यूज है। पहला क्या है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। अगर हम टोटल जीनोम को आइसोलेट किए हैं, हम पूरा जीन या फिर पूरा डीएनए को आइसोलेट किए किसी सेल से, और उसको सेपरेशन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और अगर उसमें डीएनए का फ्रैगमेंट रहेगा, मतलब डीएनए का बहुत सारा टुकड़ा रहेगा, तब वो अलग अलग बैंड शो कर सकता है। अगर एक ही में सब रहेगा तो वो एक ही जगह पे वो बैंड दिखाएगा। दूसरा है एनालिसिस ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट। हमने पहले ही बताया था पीसीआर करते हैं किस लिए, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा, उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हम उसका बैंड देखेंगे। अगर हमारा जो प्राइमर दिए थे उसके साइज के अकॉर्डिंग, जो प्राइमर हमने दिया था उसका पीसीआर का साइज भी होता है, तो वहां पर अगर बैंड आ रहा होगा तो हम कहेंगे कि हाँ पीसीआर हो रहा है, अदरवाइज पीसीआर नहीं हो रहा है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज द्वारा कटे हुए डीएनए का विश्लेषण करने में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत लंबा डीएनए है, हमने इसको कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, तो एक ये मिल गया, ये दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया, अच्छा इधर भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जब हम इतने टुकड़े में हमने कट किया डीएनए को और हम इसको चलाएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, तो ये क्या होगा कि अलग अलग साइज का ये इस टाइप का बैंड जो है वो अलग अलग साइज का आएगा। तो अगर हम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का यूज कर रहे हैं
और उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चला रहे हैं और इस टाइप से अलग अलग बैंड आ रहा है, तो हम कहेंगे कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज जो है वो वर्क कर रहा है। अदरवाइज हम कहेंगे कि इंडोन्यूक्लियोज वर्क नहीं किया, कंडीशन चाहे जो भी हो, लेकिन डीएनए में कट हुआ है या नहीं हुआ इसका हम कंफर्मेशन के लिए भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। उसके बाद डीएनए सैंपल को गुणवत्ता की जांच के लिए, मतलब डीएनए सही है या डिग्रेडेड है, डीएनए काम का है भी या डीएनए नहीं है, क्योंकि हमने जो सैंपल आइसोलेट किया है डीएनए वो हो सकता है 10 दिन 15 दिन के लिए रखे हों और वो डीएनए डिग्रेड हो गया, तो एक बार तो कंफर्म करेंगे ना कि इसमें डीएनए है कि नहीं, तो उसके लिए भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस चला के देख सकते हैं। समझ गए? उसमें जो अलग अलग डीएनए का खंड है उसका साइज हमें पता करना है, मार्कर के साथ चला करके हम उसके साइज को भी पता कर सकते हैं। ये सब उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और है कि जेल से वांछित डीएनए खंड को अलग करना। ये क्या होता है? जैसे हमने जेल को चलाया और जेल चलाने के बाद हमें पता चला कि ये जो साइज का डीएनए है, हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये जो साइज का डीएनए है वो हमारे काम का है, तो हम पूरे जेल को ही कट करके इससे हम डीएनए को फिर निकाल लेंगे और ये डीएनए का हम यूज करेंगे आगे की किसी प्रोसेस में। मतलब जो हमारा डिजायर्ड जीन का साइज होगा वो हम निकालना चाहें इस जेल को कट करके, उससे फिर हम डीएनए को निकाल सकते हैं, तो इसके लिए भी यूज करते हैं। क्लियर है? उसके बाद डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड जेनेटिक स्टडीज। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो पूरा उसमें इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज होता ही है। क्लियर है? यहाँ भी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या यूज होता है, तो जो हम पीसीआर प्रोडक्ट लेंगे या डीएनए को हम कट करके जो हम स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट किए हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज से, उसको अगर हम जांच करना चाहें कि हाँ ये कट लगा है या नहीं लगा है, ये सब चीज़ों के लिए भी हम डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और फिर हम उसका उपयोग आरडीटी में करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के लिए। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब एसटीएस पेज, पूरा हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।